अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकरा टेलीविजन नेटवर्क के साथ मैं आपका मेज़बान जामिन अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम खुद को पहचान में। नाजरीन, आज जैसे कि ईद का तीसरा दिन है, आप तमाम लोग अपनी फैमिलीज के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे और हमारी तरफ से भी आप तमाम लोगों को, तमाम व्यूअर्स को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। नाजरीन, आज हमने खुद को पहचान के सेट पे जिन शख्सियत को दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप उनको वक्तन फ़वक्तन स्क्रीन पे देखते रहते हैं और ख़ास करके इकरा टेलीविज़न की कई नशरियात में उनको आप मुलाहिज़ा करते हैं। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और ख़ुद को पहचान के मेज़बान, अब तो आप पहचान के होंगे, उसामा सदाकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बिजी डे में, ईद का तीसरा दिन है और आप अपनी फैमिली को छोड़ के हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जामिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एज ए मेहमान इस तरह बुलाया इस अपने शो में खुद को पहचान में। अच्छा उसामा, वैसे तो हमारे व्यूअर्स आपको एक स्क्रीन की हद तक जानते हैं कि उसामा सदाकत हैं, दिलचस्प और अजीब के मेज़बान हैं, आपके बारे में ज़्यादातर नहीं जानते जी। तो आज हमने आपको यहाँ बुलाया ही इसलिए कि लोग आपको जितने व्यूअर्स आपके व्यू करते हैं आपको, वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ जाने। तो उसामा, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपके अंदर ये एंकरशिप का, और एक और नाज़रीन बहुत ही दिलचस्प बात कि उसामा आज से पहले कई मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल और कमर्शल्स के लिए ये व्यूज़ भी कर चुके हैं। तो उसामा, आप ये बताइए कि आपको ये कब महसूस हुआ कि आप ये टैलेंट रखते हैं व्यूअर्स के लिए, वॉइस ओवर्स, और आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो ये आपको खुद की पहचान कब हुई? जामिन, इसमें बात यह कि जब बचपन में छोटे होते थे तो उस टाइम पे तो शायद हमें इतना आइडिया नहीं था कि हमारे अंदर कोई टैलेंट होता, हर किसी को स्टार्ट में नहीं पता होता। आहिस्ता आहिस्ता जब स्कूल में गए और कॉलेज में जब मैं आया, स्कूल में तो खैर इतनी कोई नो हो नहीं मुझे हुई, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया होने लग गया। मैं एड्स देखता था और लोगों को देखता था होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम्स वगैरह, तो मुझे बड़ी वो एक कैची मतलब होता था मेरे लिए, और वो ग्लैमर सारा कि बड़ा मुझे अट्रैक्ट करता था कि यार टीवी की स्क्रीन पे आना है किसी तरह, किसी भी कुछ भी हो जाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक वगैरह का पता चला तो मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखना शुरू किए, स्पेसिफिकली वॉइस ओवर्स के जो होते हैं, जैसे एनिमेटेड मूवीज़ हो गई, कंग फू पांडा एटसेट्रा, इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं उनके पीछे वॉइस ओवर। तो मैं सोचता था कि यार ये पूरी पूरी मूवी है और इतनी लंबी मूवी है और उसके पीछे बंदा ने वॉइस ओवर किया हुआ है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी आवाज़ को ट्राई करना शुरू किया और मुझे ये इस बात का अंदाज़ा काफ़ी अरसे बाद हुआ कि यार मैं वाकई में मैं आवाज़ें तो डिफरेंट निकाल सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेरी वॉइसेस हैं, ठीक है, कभी किसी डीप करैक्टर में जाना हो, आपने सही हॉरर आवाज़ निकालनी हो, इस तरह करके। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ से मुझे जो है वो आइडिया स्टार्ट हुआ और मैंने ट्यूटोरियल्स देख के सब कुछ सीखा, मतलब अपनी प्रैक्टिस कर करके। सबसे जैसे कि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात होगी। बिल्कुल, कि प्रैक्टिस कर करके ही आज मैं इस जगह पे हूँ कि मेरी आवाज़ काफ़ी बेहतर, और अभी आगे काफ़ी सफ़र तय करना रहता है। बिल्कुल ऐसी बात है। और सामा, अभी आप किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं इसके ऊपर या आप खुद ही? नहीं जामिन, मैं किसी से गाइडेंस नहीं, वैसे वो कहते हैं कि टीचर का होना लाजमी होता है, ऐसी बात नहीं है, इंसान खुद ही अपना उस्ताद भी हो सकता है कि अगर इंसान खुद चाहे तो अपने आप को बहुत कुछ बेशक बेशक, और अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को भी इंसान खुद ही निकाल सकता है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। अच्छा उसामा, इसके अलावा आप माशाल्लाह मुख्तलिफ एनिमेशन मूवीज़ के लिए भी काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ टीवी कमर्शियल में भी आपने व्यूज़ किए हैं, तो आपका सबसे बेहतरीन तजर्बा कौन सा रहा अभी तक? सबसे बेहतरीन तजर्बा मेरा जो रहा वो FWO के लिए मैंने एक वॉइस ओवर किया था, उनकी हाईवे के लिए। तो वो इंग्लिश में था और वो बहुत परफेक्ट, उसमें बहुत सूदिंग वॉइस आई थी मेरी और सॉफ्ट वॉइस ना। तो वो जब मैंने किया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा कट्स थे, स्टार्ट में मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि वो मेरा ना बिगिनिंग में एक कुछ था वॉइस ओवर था। तो वो उस पर मैं काफ़ी स्टूडियो में, क्योंकि हमारे सामने यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में था और हमारे सामने सर बैठे हुए थे और मैम थी एक, तो वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे कि अपना कोई जानने वाला बंदा इस तरह इन ए सेंस हो कि कोई आपका दोस्त वगैरह हो तो ज़्यादा ईजी रहता है, लेकिन जब वो टीचर हो तो एक वो बंदे को होता है कि यार अगर कोई गलती होगी। तो वो सर ने काफ़ी हौसला अफजाई की मेरी, मुझे कहा कि यार रिलैक्स हो, कोई बात नहीं, कट्स होते हैं, मैं भी रेडियो में रह चुका हूँ, कोई इशू नहीं होता इतना। फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो मैंने कोई 3 दफ़ा वो वॉइस ओवर रिपीट किया था और वो बहुत बहुत लंबा वॉइस ओवर था। और वो तीसरी दफ़ा जब मैंने रिपीट किया ना तो हाँ, मुझे तब पता चला कि यार दिस इज़ परफेक्ट नाउ। ठीक है, और अब तो माशाल्लाह आप इतने ग्रूम अप हो चुके हैं कि आप हज़ारों ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर सकते हैं। आपका मैंने एक प्ले देखा था जो कि मैं खुद वहाँ मौजूद था, शायद आपकी नज़र नहीं पड़ी मेरे पे, लेकिन मैं आपको देख रहा था। उस प्ले का नाम था अधूरी कहानी। एग्जैक्टली। और वो प्ले
जब आप कर रहे थे तो मैं देख रहा था लिटरली मेरे साथ लड़के लड़कियां बैठे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मतलब इतनी कोई परफेक्ट और नेचुरल एक्टिंग थी असल आपकी। में जो सबसे बड़ी बात है वो ये होती है कि अब कोई भी प्ले हो ना, स्पेसिफिकली अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मतलब रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है, आप लाइव कर रहे हो, तो उसमें मेन एक चीज़ होती है कि जैसे मुझ पे स्पॉटलाइट पड़ी थी, आपको याद होगा। बिल्कुल तो वो स्पॉटलाइट से ना एक बहुत कॉन्फिडेंस और एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे अब वो वाला माहौल नहीं है कि आप मुझे कोई सैड पोएम या सैड प्ले करने को कहें तो मैं यहाँ पे कर बिल्कुल, वो पाऊंगा। प्रॉपर एक जी, एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो आपके पीछे भी एक भैरवी राग में एक फ्लूट जी, बज रही थी बिल्कुल। और बस बहुत ही आप हमें स्टूडियो का माहौल ऐसा कैसा बना सकते हैं कि अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ, सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक लाइट हो जो मेरे ऊपर पड़ रही हो और एक कोई फ्लूट वाला बंदा हो, तो तब काफ़ी हो सकता है कि एनवायरनमेंट में ना बंदा कैरेक्टर के अंदर आ जाता है। बिल्कुल आप किसी भी मूवीज़ वगैरह के सीन्स वगैरह देखें जो कि ग्राफ़िक्स एनिमेशन पे होते हैं, बेस्ड होते हैं, तो उनमें भी ऐसा ही होता है कि वो पूरी कंडीशन एक बनाते हैं, पूरी एनवायरनमेंट बनाते हैं और फिर बिल्कुल उसके बाद बंदा कैरेक्टर में, तो बंदे को फ़ील होता है कि मैं वाक़ई ही में इस बिल्कुल, सिचुएशन में हूँ। आपका कहने का मतलब है कि वन शुड इंडल्ज हिमसेल्फ इन दैट कैरेक्टर बिल्कुल, आफ्टर यस, दिस, लाइक ही कैन एक्ट वेरी गुड। यस। ओके, तो उसामा, इसके अलावा आप बताइए कि आपकी हॉबीज क्या हैं? आप कैमरा तो फेस करते ही रहते हैं, जी। पूरा दिन आपके इर्द कैमरास घूमते रहते हैं, इसके अलावा कैमरे के अलावा आपकी क्या जिंदगी है बिहाइंड द ज़ामिन सीन्स जिसे हम कह सकते हैं? इधर आने से पहले मतलब कैमरा इतना भी रोल नहीं करता, लेकिन चलो जिस हद तक करता है वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इधर से आने से पहले काफ़ी ज़्यादा मैं हॉबीज़ वगैरह थी, वो मैं पता नहीं अब आपसे डिस्कस करूँ या अभी वाली डिस्कस करूँ, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि काम और कुछ भी नहीं, देखिए टोटली। उसामा, मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ। अब मैं आपका इंटरव्यू कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में पर्सनल जानना चाहते फिर हैं। मैं अक्सर हमने आपके प्रोग्राम्स के नीचे जी, कमेंट में लोग लिख रहे होते हैं कि उसामा सदाकत की ज़िंदगी के ऊपर हमें बताएं कि उसामा सदाकत क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या हैं, मतलब जी। आपकी पर्सनैलिटी को लोग जानना चाहते हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि हम आपकी व्यूअर्स को बताएं कि उसामा सदाकत नॉर्मल रूटीन में कैसे होते तो हैं। वो तो मैं लोगों को फिर आपकी रूटीन तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरी टोटली जो एंटरटेनमेंट वाला साइड है ना वो ख़त्म हो गई है। सही, क्योंकि मैं हमेशा से देखता होता था कि लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद ना सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाते हैं, चीज़ों से कट ऑफ हो जाते हैं, और मुझे बड़ी एक वियर्ड सी फीलिंग आती है। मैं सोचता था यार क्या है ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में या आपकी जॉब में कि आप बाकी चीज़ें छोड़ देते। अब जब मैं खुद आया हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि काफ़ी कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम माई जॉब, ठीक है, इससे पहले के जो था, मुझे सबसे ज़्यादा शौक था, गेमिंग का शौक था, मल्टीप्लेयर गेमिंग, कॉड 4 स्पेसिफिकली, ठीक है। तो और वो मैं सारा दिन बैठ के वो, और मूवीज़ मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखता था। क्यों देखता था? एक तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस करना था वो इस चीज़ पे करना था कि हर मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर की डिफरेंट वॉइस होती है। वो मैं वॉइस सुनता था, और कई मूवीज़ मैंने इतनी दफ़ा बार-बार सिर्फ़ इसलिए देखी, सिर्फ़ आवाज़ के लिए। स्पेसिफिकली आप कह दें बैटमैन, डार्क नाइट, ठीक है, जोकर की वॉइस के लिए, उसकी वॉइस ओवर के लिए मैंने देखी। मैंने इतनी दफ़ा देखी कि मुझे ज़हन में उसके डायलॉग्स बैठ गए। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगा, ज़रा जी। अगर एक डायलॉग हमें सुना दें आप यहाँ पे तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, तो जोकर का डार्क नाइट में एक डायलॉग था कि मैं उसकी आवाज़ में सुनाता हूँ। Whatever doesn't kill you simply makes you stranger. और स्पेशली लाफ कॉपी करने के लिए ना मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और इस सही, तरह के डायलॉग्स और ट्रांसफॉर्मर्स के डायलॉग्स और मतलब बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो मैंने कॉपी किए हैं और प्रैक्टिस की है, यानी कि फ़ौरन से आ गए। लेकिन अब आके ऐसा हो गया कि अगर आप कोई मुझे नया डायलॉग ऐसा दिखाएं कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू हो, तो वो मैं रिपीट कर सकता हूँ काफ़ी। तो मतलब उसमें मुझे प्रैक्टिस में कम से कम भी 10 टू 15 मिनट्स लगते हैं टोटल। लेकिन स्टार्ट में मुझे अच्छा खासा रिपीटिशन की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जैसे कहते हैं द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस ए बिगिनर। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वही बात हुई मेरे साथ। पहले मैं बिगिनर था, अब मैं एक्सपर्ट हूँ। तो माशाल्लाह। और वैसे सामा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये मूवीज़ वगैरह जी, देखना एक हमारे होमवर्क में भी आ जाता है, क्योंकि मूवीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी। जिससे आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत इंक्रीज हो जाती है। आप सोच के लिख सकते हैं फिक्शन स्टोरीज और इस तरह की बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं। तो आई गेस कि मूवीज़ देखना एक मीडिया पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज़ामिन सिर्फ मीडिया पर्सन के लिए नहीं मेरे ख्याल में, और मूवीज़ भी डिपेंड करता है किस टाइप की। कुछ होती हैं एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशनल मूवीज़ होती हैं, कुछ होती हैं जो आप टाइम वेस्टेज मूवीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें कोई सेंस नहीं होती, कुछ भी नहीं, आपका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को तरजीह दी जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें शुरू शुरू से ही स्कूल में जब हम होते हैं तो हमें मूवीज़ दिखाई जाएँ, इंग्लिश मूवीज़, ताकि हम लोग इंग्लिश की थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें। हमारे स्कूल्स में क्या होता है कि किताब से यहाँ तक आप याद कर लो और एग्जैक्टली, सुना दीजिएगा हमें, बात ख़त्म, उस पे हम एग्ज़ाम देते हैं। हमारा अपना जो कॉन्सेप्ट होता है, हमारा अपना माइंड यूसेज जो होता है, वो हमारी एजुकेशन में टोटली नहीं होता।
इस बात से मुझे काफ़ी इख्तलाफ रहा है और अब तक आके भी है, इवन की यूनिवर्सिटीज़ में भी यही चल रहा है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पे प्रैक्टिकली आपको काम भी कराते होंगे काफ़ी चीज़ों के, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा जो रेशो है, वो उन यूनिवर्सिटीज़ की है जो सिर्फ किताब तक महदूद रहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं किताब के ख़िलाफ़ हूँ या किताब जो है वो कोई सही चीज़ नहीं है, हमें मूवीज़ ही देखनी चाहिए, किताब भी पढ़नी चाहिए, लेकिन मूवीज़ एक तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं मूवीज़ की तरफ, बिल्कुल ऐसी ही बात है, आप भी एग्री करेंगे मेरी बात से। एग्जैक्टली। तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और इससे ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ होता है। इंग्लिश इंसान सीखने के लिए मेरे ख़्याल में ना, मैंने जहाँ से मतलब इंग्लिश सीखी, ग्रामर अलग चीज़ है कि अगर आप ग्रामर भी सीखो तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामर के बगैर इंग्लिश बोलते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, मूवीज़ देख के पहले सबटाइटल्स के साथ देखना शुरू की। मेन जो चीज़ है, शुरू में बंदा सबटाइटल्स के साथ देखता है, बिल्कुल। उसके बाद सबटाइटल्स छोड़ के मैंने सबटाइटल्स के बगैर देखना शुरू की, और वो करते करते मेरी वोकेबलरी इंक्रीज़ होती गई और आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। देखिए मुझे कितना कुछ सीखने को मिला जो हमारे एजुकेशन से मुझे नहीं मिला। एंड व्हाट आई गेस इज कि रीडिंग अ बुक रिक्वायर्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू मूवी। आप बिल्कुल। मूवी में अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप जी। मूवी के अंदर एक किस्म के इंडल्ज हो जाते हैं, आपको समझ आता है प्रॉपर एक कैरेक्टर है, ये प्ले कर रहा है, ये प्ले कर रहा है, समझना ज़रा आसान होता है। जी। और इसके अलावा और भी कई इमेजिनेशन और स्टोरीज, साइड स्टोरीज आपके दिमाग में आ जाती हैं, बिल्कुल। आप उससे रिलेटेड कुछ और लिख सकते हैं। क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, एग्जैक्टली सिर्फ क्रिएटिविटी। मूवीज से नहीं, इवन की गेमिंग वगैरह से भी। पर मेरी सब बातों का ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को एजुकेशन के ऊपर तरजीह देनी चाहिए इस बट वी चीज़ों। शुड मेक आवर एजुकेशन सिस्टम हाँ इन बिल्कुल, सच अ वे लाइक जिसमें अट्रैक्ट होके बंदा जी। सीख सके। हमें मर्ज कर लेना चाहिए ना, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इस चीज़ के साथ मर्ज कर लेना चाहिए, इंटरटेनमेंट के साथ। देखिए इंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो नहीं होगी ना तो हर चीज़ बोरिंग है। कि अगर मैं आपको एक क्लासरूम है, 2 क्लासरूम्स की हम एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास है जिसके अंदर सिर्फ बुक से पढ़ाया जा रहा है और बोर्ड पे आके टीचर लिखता है और बिल्कुल। कहता है नोट डाउन कर लो। एक है क्लासरूम जिसमें टीचर आके बोर्ड पे लिखता है, फिर उसके ऊपर एक आपको कोई मूवी दिखा देता है, या फिर आपको कोई शॉर्ट फिल्म दिखा देता है, या फिर आपको म्यूजिक या एटसेट्रा इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता है। तो ये वाली जो क्लास होगी, म्यूजिक वाली जो क्लास, वो ज़्यादा लर्न करेंगे उसके जो बच्चे होंगे उनके एज कम्पेयर टू द अदर क्लास। ऑब्वियस बात है। तो हमें चाहिए कि हम एजुकेशन को इस एंटरटेनमेंट के साथ मर्ज करें कि बच्चे शौक के साथ स्कूल जाएं, शौक के साथ कॉलेज जाएं। ये नहीं कि हम बच्चे सुबह उठ के कहें मैंने आज मामा पापा स्कूल नहीं जाना, जैसा कि सही। हम करते थे। एग्जैक्टली। किसी इवन कि अब यूनिवर्सिटी में भी हमारी सुबह क्लास होती है तो हम लोग सो के उठते हैं तो यार ये होता है, यार वही क्लास में जाना है, वही लेक्चर है, वही सब कुछ है, तो दिल नहीं करता। अब रोज कुछ नया हो हमारे लिए क्लास के अंदर तो दैट वुड बी अ लॉट मच ये भी एक मूवी का डायलॉग है, मूवी का नाम है नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन आप समझ गए होंगे कौन सी मूवी की मैं बात जी कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा उसामा, इसके अलावा आप ये बताइए कि टेलीविजन इंडस्ट्री में आप आए हैं एक नॉर्मल लाइफ से, जी। तो एक नॉर्मल लाइफ में और एक टेलीविजन इंडस्ट्री की लाइफ में क्या डिफरेंस फील किया आपने? जामिन, असल में बात यह है कि मेरा तो आप एज सच ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इवन कैमरा फेस करने से पहले भी काफ़ी इवेंट्स वगैरह होस्ट कर चुका हूँ और काफ़ी इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और काफ़ी वॉइस ओवर्स कर चुका हूँ। एक्सपीरियंस था, लेकिन एक बात तो ये कि मैं आपको बता एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब मेरा पहला इवेंट था ना, वो मैं एज एन अटेंडेंट किया था इवेंट, ठीक है। सही। तो मैं जब रजिस्ट्रेशन डेस्क पे पहुंचा तो वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, नाम वगैरह पूछ रहे थे, तो मैं यूं चलता हुआ गया और उसने कहा आपका नाम, और आई वाज ब्लैंक। मैं इतना कॉन्फिडेंस ना कि मैं उसको अपना नाम बताता, मेरा भाई मेरे साथ था, उसने कहा इसका नाम उसामा सदाकत। मैंने उसको देखा, मैं बिल्कुल घबराया और पसीने मतलब यार रजिस्ट्रेशन में कौन बंदा इस तरह इतना बिल्कुल। घबराता है। और आज कैमरे के सामने बिठा दें, आप स्टेज पे कर दें, जितनी मर्जी ऑडियंस हो आप उसको तो कंट्रोल उसामा कर सदाकत माशाल्लाह हर फन मौला है, दें। कुछ जी। भी करा लें इनसे। और यही बात है कि आपको ना स्टार्ट में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और एक और बात है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक लाइव परफॉर्मेंस में और एक कैमरे को फेस करके बात करने में। कैमरे को फेस कर जब यहाँ पे मैं आया, ठीक है, इस इकरा टीवी में स्पेशली, क्योंकि ये मेरे ख्याल में फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा एज ए कैमरा को स्ट्रेट अवे फेस करना। टेलीविजन इंडस्ट्री जी में पहला बिल्कुल। एक्सपीरियंस है। तो मैं जब कैमरे को फेस किया और न्यूज़ थी मेरी पहली तो मैं बहुत बहुत कट्स लिए और आई वाज वेरी कंफ्यूज, क्योंकि सामने कोई बंदा नहीं था ना। अब आप बैठे मेरे सामने तो इवन कैमरा ना भी हो और अगर मैं पुराना उसामा हूँ जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं आपसे कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, लेकिन कैमराज वगैरह लगे हों तो वो इट इज़ अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। कि अगर आप किसी बहुत बड़े स्पीकर को भी उठा के कैमरा के सामने पहली दफ़ा बिठाएंगे ना तो वो कंफ्यूज एक दफ़ा ज़रूर होगा, इस ये मुझे पता है इतना। सही सही। जी। अच्छा उसामा, जैसे कि आप दिलचस्प और अजीब के मेज़बान हैं, जी। तो हम भी आपसे कुछ दिलचस्प और अजीब काम करवाना चाहते हैं यहाँ पे। जी जी आपको हम कुछ टास्क देंगे, आपने उस टास्क को फुलफिल करना होगा बैठे बैठे, कोई ज़्यादा ठीक है, मुश्किल टास्क नहीं होंगे। सही। अच्छा बस से फिजिकल एक्सरसाइज ना हो नहीं नहीं, फिजिकल कुछ मैं नहीं होगा, मेंटल एक्सरसाइज ज़रूर ठीक होगी। है। अच्छा, आपको सबसे पहला टास्क हम ये देते हैं कि अगर आप एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बन जाएं पाकिस्तान के, तो आप क्या करेंगे यार उस एक मैं दिन में? एक दिन के लिए, अगर टोटल एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनूँ तो मेरे ख्याल में तो सबसे जो मेन इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क के,
उनको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और मेरे हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, क्योंकि आप वज़ीर आज़म बनेंगे, शायद आपके जहन में कुछ और पाकिस्तान के मसाइलों मसलों से घिरा हुआ है हमारा मुल्क, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हर बंदे की नज़र में कुछ इंपॉर्टेंट मसाइल होते हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहता है। बिल्कुल। इसी तरह मेरे नज़र में जो कुछ इंपॉर्टेंट मसले हैं, सबसे पहले हम बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखें, कभी भी आप ऊपर वाले लेवल से, मैं अगर किसी एमएनए को तब्दील कर देता हूँ, मैं किसी और पॉलिटिशियन या कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी बंदा है जिसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, बेस बुनियादें जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी ना हमारी, कि हमारे इवन के पीएन से लेकर टॉप तक हमें जाना है, यानी कि टॉप टू बॉटम जाना है, बॉटम टू टॉप हमने जाना है, तो मैं मेन चीज़ें करूँगा। जो हमारे मुल्क में छोटे मोटे लोग हैं, जो कि जिनको एक बराबरी नहीं दी जाती, सही। छोटे मोटे, इवन के मेरा ये कहना भी गलत है कि छोटे मोटे लोग हैं, हमारे जितने ही हैं, हमारी तरह ही हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। सबसे पहले उनके हकूक़ पे मैं फोकस करूँगा, एक दिन के अंदर मैं उनके हकूक़ पे फोकस करूँगा। मेरे ख्याल में अगर हम बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जितने भी पुलिस वाले हैं फॉर एग्जांपल, इवन पीएन्स वगैरह एटसेट्रा, इनको हम इनकी जो मंथली इनकम है, इनकी जो इंसेंटिव्स हैं, सारी चीज़ें हैं, इनको टाइम पे देंगे, सब कुछ करेंगे कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे। आप ज़ामिन खुद मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि मेरी बात ये सही है कि नहीं, कि अगर आपको एक मंथली इतनी मिल रही हो तनख्वाह वगैरह, या कोई मिल रहा हो कि आपका गुजारा अच्छा हो रहा हो, तो आप कभी भी रिश्वत या कोई भी बंदा, ये कोई मेन भी नहीं पॉइंट ही चाहेगा। यही है। बंदे के दिल में हिर्स, हवस, लालच और चीज़ें तब पैदा होती हैं जब उसको उसकी मेहनत से कम चीज़ मिलती है। तो ये मेरा मेन फोकस ये चीज़ है कि मैं इस मुल्क से इस चीज़ को ख़त्म करूं कि लोगों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे। और दूसरा एक शायद वियर्ड सा आइडिया हो मेरे जहन में, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा आइडिया, कि हमें एक हेल्पलाइन, एक जिस तरह होता है ना, हेल्पलाइन बनानी चाहिए, जहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो वाकई ही मैं आपकी कॉल उठा के, मैं इवन ये भी कर सकता हूँ कि एक दिन में मैं अब सारी कॉल्स खुद अटेंड करूँ, कि मुझे ऑपरेटर कॉल ट्रांसफर करें, ये इशू है, और मैं मेक श्योर करूँ कि वो चीज़ सॉल्व हो। आप ये इतनी सारी कॉल ज़्यादा टाइम ले लेंगे? देखें, आप टाइम रख लें एक स्पेसिफिक, ठीक है, जिसकी नहीं मिल रही उसके लिए ऑपरेटर्स डील कर लें, नहीं तो एक डायरेक्ट जिसकी मिल गई मुझे मिल जाए। माशाल्लाह सामा, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है आपने, और उम्मीद करते हैं कि हमारे हुक्मरान भी जो जो ये सुनेगा आपका मैसेज, उस पर अमल करेगा। सामा, दूसरा आपको हम देते हैं टास्क, जैसे कि आपको देखकर टेलीविज़न की न्यूज़ करते हैं, आप न्यूज़ एंकर भी हैं, तो आपने न्यूज़ की उस वॉइस में बताना है, कि न्यूज़ के अंदाज में बताना है कि आपने इस बकरा ईद पे कितना गोश्त खाया। ठीक है ज़ामिन, चले मैं बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इकरा टीवी के साथ मैं हूँ उसामा सदाकत। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें, उसके बाद आपकी हेडलाइंस का ट्रांजिशन और म्यूज़िक, और उसके बाद इकरा टीवी के मेंबर उसामा सदाकत ने एक दिन में ईद उल अज़हा के मौके पर 10 किलो गोश्त खाकर सबको हैरान कर दिया। क्या वाकई किया या नहीं किया? नहीं यार, मैं गोश्त बहुत कम खाता हूँ, बारबेक्यू हो तो चलो ठीक है, चलता है, लेकिन बाकी चीज़ों में मुझे उलझन होती है, मतलब नहीं खाया जाता मुझे। अच्छा सामा, न्यूज़ तो चले होगी, आप हमें ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई दिलचस्प और अजीब काम किया है या नहीं, और अगर किया है तो आप उसको अपने प्रोग्राम में क्यों शामिल नहीं करते? ज़ामिन, इसमें बात है कि दिलचस्प और अजीब प्रोग्राम का जो आइडिया था वो आया ही इसलिए था कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे दिलचस्प और अजीब काम किए हैं, लेकिन वो सारे थे जब मैं छोटा होता था। ऑब्वियसली क्योंकि बंदा बड़ा हो जाता तो वो सारी चीज़ें छोड़ देता है, मैच्योरिटी लेवल जब इंक्रीज हो जाए तो फिर। असल में मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ पे घरों की छतें आपस में जुड़ी होती थी, ठीक है, तो मुझे पार्कोर, फ्री रनिंग का बहुत शौक था, तो मैं बहुत बहुत डेंजरस जगहों पे जंप्स करना और दीवारों के ऊपर चढ़ के इधर छलांग मारे, कभी इधर जा रहे हैं कभी इस छत से, वो करता होता था। और इवन कि हमारी एक जगह थी जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी और साइड पे छत जुड़ा हुआ था, तो मैं उस सीढ़ियों से उस दीवार को पकड़ के दूसरी साइड पे जाता था, और वो इतना डेंजरस था कि अगर मैं स्लिप होता तो आज मैं यहाँ पे ना बैठा होता। और वो उस सोसाइटी के लोग, जब आप उधर रहते थे उस सोसाइटी में, वो जब आपको स्क्रीन पे देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे, यार ये वही सामा सदाकत है जो कि दीवारें फैलाता था। बिल्कुल ऐसी बात है। और वैसे अब आपको बहुत खुशी होती होगी आपके पेरेंट्स को भी कि माशाल्लाह आप एक इतने बड़े मकाम पे इतना जल्दी पहुंच गए हैं, तो पेरेंट्स को कैसा फील होता है आपको स्क्रीन पे देख के? मैंने एक बात है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है इंसान जब कोई काम करता है, मतलब स्पेशली जॉब स्टार्ट हो जाती है, तो पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं घर जाके, स्पेशली जो प्रोटोकॉल आपको मिलता है, बिल्कुल, कि ऑफिस से थका हुआ है बेटा, इसको तो तंग नहीं करना, इसको आज पानी शानी पिलाओ, इसको अच्छा खाना दो, इसके लिए जो फरमाइश है सारी पूरी। ये काफ़ी डिफरेंस मैंने नोटिस किया। मैं जॉब का इसलिए मुझे बहुत शौक हो गया कि मैं जॉब कभी भी ना छोड़ूं, ठीक है, मुझे अपनी जॉब से प्यार हो गया कि मैं बेशक सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है,
लेकिन घर जाने के बाद जो जो प्रोटोकॉल protocol मिलता है मिलता है ना, ना, like VIP। दैट्स वर्थ इट, आई स्वेयर। चलिए उसामा, प्रोग्राम के अख्ताम में एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने मसरूफ़ दिन में हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया और अपनी दिलचस्प और अजीब बातों से हमें लुत्फ़अंदोज़ किया। जी जामिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी और अपनी दिलचस्प और अजीब ज़िंदगी को लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगर आप में भी कोई महारत है और आप दुनिया को अपनी महारत से आगाह करना चाहते हैं तो हमें अभी ईमेल कीजिए या हमारे फेसबुक पेज पर हमें इनबॉक्स कीजिए और बताइए कि ऐसी क्या ख़ास बात है आप में। हम आपको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम खुद को पहचान में। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ामिन अब्बास को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।